तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगनारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया था सुहो और वांग डोंगसुक की फाइट को, जहां पर डोंगसुक जो होता है वो हार जाता है। और सही से कहा जाए तो डोंगसुक सिर्फ हारता ही नहीं बल्कि सुहो उसका गर्दन ही उड़ा डालता है। एंड यहाँ तक मरने से पहले डोंगसुक सुहो से यह भी बोलता है कि अगर तू मुझे अपने शैडो सोल्जर में शामिल करना भी चाहता है तो मैं इसका पूरा विरोध करूंगा और तू मुझे अपना शैडो सोल्जर बना नहीं पाएगा। इसी के साथ लास्ट चैप्टर हम लोगों ने यहीं पर खत्म कर दिया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं डोंगसुक को मारने के बाद संगसू का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, साथ ही में उसका लेवल भी काफी इंक्रीज होता है। वहीं पर सुहो अपने मन में कहता है डोंगसुक इसने अपने पास्ट लाइफ के सभी मेमोरीज को रिकवर कर लिया, वो भी बिना शैडो की के मदद के। इससे पता चलता है कि यह बंदा मेरे डैड को बहुत ही ज्यादा हेट करता था। और फिर आगे सुहो बेरू से पूछता है क्या इसे शैडो सोल्जर में शामिल करना सही होगा। वहाँ पर बेरू कहता है यंग मोनार्क ये बहुत ही सम्मान की बात होगी इसे शैडो सोल्जर बनाना, क्योंकि इसे शैडो सोल्जर बनाना एक सजा की तरह होगा। आप यह कह सकते हो कि यह मरने के बाद भी एक वफादार सोल्जर के तौर पर आपकी तरफ से लड़ेगा। लेकिन वहीं सुहो के मन में चल रहा था कि वो डोंगसुक की आत्मा को एक शैडो इक्विपमेंट की तरह यूज करेगा। तो बंदा डोंगसुक के पास जाता है और वो बोलता है राइज। लेकिन हम लोग देखते हैं सुहो का शैडो एक्सट्रैक्शन यहाँ पर फेल हो जाता है, जो देखकर सुहो अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, मरने के बाद भी डोंगसुक शैडो एक्सट्रैक्शन का विरोध कर रहा है। पर कोई नहीं, सुहो के पास भी अभी 2 अटेम्प्ट बचे हुए होते हैं। तब बंदा फिर से कोशिश करता है लेकिन इस बार भी उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जब दूसरा बार भी फेल हो गया तब बेरू वहाँ पर आता है और गुस्से में वो कहता है साले ग्रीड कमीने, तुझे यंग मोनार्क का शैडो सोल्जर बनने का मौका मिल रहा है। और डोंगसुक का बॉडी टच करते हुए कहता है यह तेरा आखिरी मौका है, तू जितना चाहे विरोध कर ले, क्योंकि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरे अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है और तेरे अंदर कितना ज्यादा हेट है, बिकॉज मुझे तेरे जैसे विलन को समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो कहता है अभी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो मैं तेरा इस्तेमाल जरूर करूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए, चाहे या फोर्सफुली क्यों ना हो। इसके बाद सुहो कहता है राइज। एंड सीन यहीं पर कट होकर दूसरे साइड शिफ्ट होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि मैसिव एक्सप्लोजन देखकर चेयरमैन वू जिनचुल और चोई जंग यहाँ पर भागते हुए आ रहे होते हैं। सुहो के घर पर अलार्म बजने के बाद यह लोग सुहो के घर पर भी आ गए थे, लेकिन सुहो के साथ इनका कॉन्टेक्ट टूट गया था। साथ ही में चेयरमैन वू जिनचुल ने यह भी देखा था कि सुहो के घर पर एक बड़ा सा छेद हो चुका है, जिससे इन्हें पता लग गया था कि घर में कोई तो घुसपैठिया आया है। और फिर इन दोनों ने सुहो के घर के पास ही एक मैक्सू एक्सप्लोजन को देखा था और यह भागते हुए यहाँ पर आ गए। सुहो इन्हें देखकर कहता है तो ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन को भी इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल गया। आगे चेयरमैन वो जिनचुल सुहो से पूछता है क्या तुम सेफ तो हो, असल में यहाँ पर क्या हुआ था और घुसपैठिया कहाँ पर है। सुहो कहता है वह कोई और नहीं बल्कि वांग डोंगसू था। चेयरमैन वो जिनचुल कहता है जैसा कि मैंने सोचा था वो एक एस रैंक हंटर विलंग वांग डोंगसुक था। सुहो कहता है यह फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज था लेकिन मैंने उसे डिफीट कर दिया। इस पर चेयरमैन वो जिनचुल और चोई जंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर आगे चेयरमैन वो जिनचुल पूछता है तो इसका मतलब वांग डोंगसू। सुहो कहता है कि हाँ मैंने उसे हरा दिया और मैं जीत गया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं सुहो का एक नया लुक, जिसमें सुहो के हाथ में एक शैडो आइटम होता है और यह बेसिकली डोंगसुक को मारने के बाद सुहो ने उसका शैडो आइटम बना लिया होता है। एंड बनाने के बाद उसे एक गॉन्टलेट के थ्रू यूज कर रहा था, जैसा संगजिनो ने डोंगसुक को मारने के बाद एक शैडो सोल्जर बना दिया था। एंड ठीक वैसा ही सुहो ने उसको मारकर एक शैडो आइटम को बना लिया है। खैर जो भी हो, इसके बाद हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन के माना मेजरमेंट सेंटर को, जिसके बाहर काफी सारे मीडिया न्यूज वाले आ चुके थे न्यूज को कवर करने के लिए। एंड आप लोगों को पता है कि माना मेजरमेंट सेंटर पर अवेकनिंग हंटर का रैंक चेक किया जाता है, साथ ही में री अवेकनिंग हंटर का भी रैंक चेक होता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों की रैंक चेक हो रही थी और आखिर में बारी आती है सुहो की, जहाँ पर सुहो जाकर अपना रैंक चेक करवाता है। और चेक करवाने के बाद बंदा जब बाहर आता है तब हमें पता चलता है कि सुहो ऑफिशियली तौर पर एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। सुहो बाहर आने के साथ साथ मीडिया वाले सुहो को घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं
हैं। यहाँ तक कि मीडिया और सभी लोग सुहो को एक हीरो मान रहे थे, क्योंकि जिसन करेक्शनल फैसिलिटी इंसिडेंट्स के दौरान सुहो ने काफी अच्छा काम किया था। मीडिया वाले तो सुहो से सवाल करने लग जाते हैं कि एस रैंक हंटर के बाद आपको कैसा लग रहा है। सुहो यहाँ पर जवाब देने के बजाय सिर्फ स्माइल कर रहा था। वहीं बिल्डिंग के ऊपर इस सिनेरियो को देखकर चेयरमैन वू जिनचुल कहता है, जैसा कि सुहो ने प्रॉमिस किया था, वह एक एस रैंक हंटर बन चुका है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सभी हंटर मौजूद थे, बेक यूनो, चोइजंग और लिम तेगु। चोइजंग कहता है, सुहो से मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, और जिस तरह से वो इस टाइम पर ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से सुहो बहुत ही जल्दी एक नेशनल लेवल हंटर भी बन जाएगा। और फिर आगे चोइजंग कहता है, अब टाइम आ चुका है नेक्स्ट स्टेप में जाने का, मतलब कि कोरिया में और भी जितने फील्ड टाइप डंजन हैं उन सभी को क्लियर करने का, सुहो को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और साथ ही में कोरिया में बचे हुए सभी गिल्ड को इकट्ठा करना होगा, एंड इवेंचुअली इसके बाद दुनिया के सभी हंटर को भी एक साथ यूनाइट करना होगा। और आगे चोइजंग यह भी कहता है कि हमें सुहो के लिए यह सभी चीजें करना होगा, लेकिन चोइजंग यह नहीं समझ पा रहा था कि इस चीज को करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के सभी हंटर को इकट्ठा करना, सभी गिल्ड को इकट्ठा करना आसान बात नहीं है। वहाँ पर बेक यूनो भी कहता है कि यहाँ पर और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब हम और सुहो एक साथ मिलकर इस चीज पर काम करेंगे तो इथरिम्स का पोस्टल वो हमें यह आसानी से करने नहीं देगा। चेयरमैन वू जिनचुल भी कहता है कि स्टाफ फ्रेगमेंट को, जिसे हंटर एसोसिएशन द्वारा इलीगल तरीके से बंद कर दिया गया है, वह अभी भी बहुत तेजी से मार्केट में फैल रहा है। चेयरमैन वू जिनचुल कहता है, ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन के सभी मूवमेंट को इथरिम्स का पोस्टल पहले से ही जान लेता है और उससे वह बच जाता है। मतलब चेयरमैन वू जिनचुल को शक होना शुरू हो चुका था कि इथरिम्स के पोस्टल के लोग हमारे ही आसपास आइडेंटिटी को छुपा कर घूम रहे हैं। चेयरमैन वू जिनचुल समझ जाता है कि हमें उन लोगों को चुन चुन कर ढूंढना होगा जिन पर हम सचमुच पर भरोसा कर सकते हैं। और भाई लोग, चेयरमैन ने यहाँ पर सही दिमाग लगाया, क्योंकि हमें पता है कि इथरिम्स का पोस्टल पाक डोजिन के नाम से एस रैंक के हंटर के तौर पर इनके साथ ही जुड़ा हुआ है। खैर जो भी हो, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक डंजन के अंदर पाक डोजिन यानी कि इथरिम्स का पोस्टल आया हुआ होता है, और वह इस डंजन के अंदर काम नहीं कर रहा था। उसके जो बिलीवर हैं वो इस डंजन को क्लियर करते हुए जा रहे थे। हम देखते हैं उसके बिलीवर लोग को, जो यहाँ पर बॉस मास्टर है, उनको मार देते हैं। और फिर आगे पाक डोजिन कहता है, चलो बहुत हुआ, अब सब लोग एक साथ गैदर हो जाओ। और उसके सभी बिलीवर्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। एंड इथरिम्स का पोस्टल यानी कि पाक डोजिन यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि एक ए रैंक हंटर होने के बावजूद भी ली मिंगसन ने उसके स्टार फ्रेगमेंट को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसके ऊपर काबू पा लिया। तो प्रॉब्लम यह है कि उसका जो स्टार फ्रेगमेंट है वो इस टाइम पर उतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है, उतना ज्यादा इस टाइम पर प्योर नहीं है कि वह एक एस रैंक हंटर को भी अपने बिलीवर में कन्वर्ट कर सके। और इधर संग सुहो एक एस रैंक हंटर के बनने के बाद वह अपने एक्टिविटी को चारों तरफ फैला रहा है। मतलब उस दिन के बाद सुहो ने हंटर गिल्ड पर हंटर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। मतलब इथरिम्स के अपोस्टल पाक डोजिन के हिसाब से सुहो ने उसके सामने एक टेरिटोरी गेम खेलना शुरू कर दिया है। एंड यह एक ऐसा गेम है जहाँ पर सुहो ने कोरिया के सभी एस रैंक हंटर को अपने तरफ कर लिया है। तो अभी कोरिया में इथरिम्स के सभी बिलीवर्स को लाकर फाइट करना बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस हो जाएगा। यहाँ तक कि इथरिम्स का अपोस्टल पाक डोजिन अपने मन में सोच रहा था कि सुहो ने जो गेम स्टार्ट किया है उस गेम में मेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। इसका जवाब पाक डोजिन यानी कि इथरिम्स के अपोस्टल खुद ही देता है कि जिस हिसाब से सुहो इस टाइम पर ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से मेरे जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं फाइट में अपने बिलीवर्स को भी यूज करता हूँ तो यह फाइट जीतना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पाक डोजिन कहता है कि एक बार मेरे फोर्थ फ्रेगमेंट को आने दो, तब मैं दिखाऊंगा। और गाइस, चौथे फ्रेगमेंट के आने के बाद यह बंदा काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और हमें पता है कि इथरिम्स का जो अपोस्टल है वह इस दुनिया में एक गोल को लेकर आया है कि उसे संगजिनवू का जो डार्कनेस की अथॉरिटी है उसे पोजेस करना है। मतलब इथरिम्स का अपोस्टल संगजिनवू के डार्कनेस को हासिल करने के लिए अर्थ पर
आया है, लेकिन किसी वजह से वह संगसुहो की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। एंड आगे पाक डोजिन कहता है कि एक बार मेरा 4th फ्रेगमेंट यहाँ पर आ गया तो मैं यह गेम जीत जाऊंगा। और आगे बंदा अपनी ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे 5वां फ्रेगमेंट को भी यूज करना पड़ा तो मैं बेझिझक करूंगा। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पर बंदा सुहो के डार्कनेस के पावर को हासिल करना चाहता है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है, पाक डोजिन क्या आप हो? मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। मुझे पता नहीं था कि इस डंजन के अंदर आप मुझे मिल जाएंगे। यह लड़की कहती है, मैं अपने पार्टी से अलग हो गई हूँ, लेकिन थैंक गॉड्स आप मुझे यहाँ पर मिल गए, तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? लेकिन हम लोग देखते हैं कि पाक डोजिन सीधा यहाँ पर स्टाफ फ्रेगमेंट से इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और यह अटैक सीधा इस लड़की की खोपड़ी पर लगता है और यह लड़की यहीं पर गिर जाती है। और आगे पाक डोजिन बताता है कि यह जो डंजन है यह ग्रीम रीपर गिल्ड का है और यहाँ पर कोई भी नहीं आ जा सकता, तो तू आखिरकार है कौन? इस पर हम लोग देखते हैं कि यह लड़की यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो कहती है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अचानक से हमला करना यह बहुत ही गलत बात है। क्या तुम जहाँ पर बड़े हुए हो वहाँ पर लोगों को अच्छे से ग्रीड करने का मैनर नहीं सिखाया जाता? हंटर पाक डोजिन, या फिर मैं तुम्हें इथेरियम्स के अपोस्टल के नाम से बुलाऊं? यह सुनकर इथेरियम्स के अपोस्टल पाक डोजिन तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और हम लोग देखते हैं कि यह मैडम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और वह कहती है, मेरा नाम है आरसा। और गाइज हम लोगों ने इस खूबसूरत लड़की को सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के अंदर पहले से ही देखा है। इसको हमने ली मिंगसंग के साथ बाहर में देखा था। सो आगे यह लड़की इथेरियम्स के अपोस्टल पाक डोजिन को बताती है कि मैं इस दुनिया का एक रेजिडेंट हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया प्रोपोजल लेकर आई हूँ। पाक डोजिन कहता है कि तू असल में है कौन? इस पर यह लड़की कहती है, मेरा नाम है आरसा और मैं इस दुनिया का एक रेजिडेंस हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक प्रोपोजल लेकर आई हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद इथेरियम्स का अपोस्टल पाक डोजिन आरसा से पूछता है कि तू मेरे बारे में कैसे जानती है? आरसा बताती है कि यह एक कोइंसिडेंस था, मैं बस स्टारडस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो इस दुनिया में फैलाया जा रहा है, तो मैं चली गई इसके डिस्ट्रीब्यूटर ली मिंगसन से मिलने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मुझे पता चलता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे इथेरियम्स का अपोस्टल कहा जाता है। आगे आरसा कहती है कि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरे स्पेशल सबऑर्डिनेट जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में माहिर है उन्हें मैंने तुम्हारे पीछे भेज दिए। एंड यह स्पेशल सबऑर्डिनेट कोई और नहीं बल्कि बग्स है, यानी कि वह इंसेक्ट्स हैं जो कि तुम देख सकते हो वह उड़ रहे हैं। इसे देखकर तो पाक डोजिन इमीडिएटली इस बग को मार देता है। साथ ही में अपोस्टल पाक डोजिन के जितने भी बिलीवर्स थे वह सभी आरसा को चारों तरफ से स्टेप कर देते हैं, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि आरसा को कुछ भी नहीं होता, वह बस यहाँ पर स्माइल कर रही थी। आगे आरसा कहती है कि मुझ पर हमला करने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि यह मेरा ओरिजिनल बॉडी नहीं है, यह सिर्फ मेरा एक क्लोन है। मतलब आरसा इस टाइम अपनी क्लोन बॉडी के जरिए इथेरियम्स के अपोस्टल पाक डोजिन से बात कर रही थी। आरसा यहाँ पर हंसते हुए अपोस्टल से कहती है, तुम्हें यह डर है कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दूंगी, है ना? लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और फिर आरसा कुछ बाहर निकालती है एंड अपोस्टल से कहती है, इस चीज से यह प्रूफ हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए काम की हूँ या फिर नहीं। और यह एक मॉडिफाइड स्टारडस्ट होता है जो आरसा ने खुद बनाई होती है और मार्केट में यह काफी ज्यादा चल रहा होता है। यहाँ पर आरसा कहती है कि इस मॉडिफाइड स्टारडस्ट से तुम एस रैंक के हंटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। इथेरियम्स का अपोस्टल इतने टाइम से अपोस्टल इस चीज को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था, आखिरकार वो एस रैंक के हंटर का ब्रेन वॉश कैसे करेगा। और बंदा इस स्टारडस्ट को अपने हाथों में लेता है और इसके ऑरा से ही उसे पता चल जाता है कि यह मिस्ड बन के सोल फायर से बना हुआ है जो इसके पिछले वाले वर्जन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। लेकिन अपोस्टल पाक डोजिन यह बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि इस लड़की ने इस कॉम्प्लेक्स चीज को ऐसे स्टेबलाइज कैसे कर बना दिया। आरसा अपोस्टल पाक डोजिन के पास आकर कह देती है कि अब से वह इस मॉडिफाइड स्टारडस्ट को इथेरियम्स के अपोस्टल के लिए सप्लाई करेगी, बदले में वह अपोस्टल के साथ मिलकर संगसुहो और मुनार्क को हराएगी। यह सुनकर अपोस्टल
अपोस्टल को थोड़ा डाउट होता है एंड वह डायरेक्टली आरसा से पूछता भी है कि तू मेरी मदद क्यों कर रही है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ तुम्हारे दुनिया पर कब्जा करने के लिए। इस पर आरसा कहती है कि यार तुम्हारी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया है, मैं इस दुनिया का रेसिडेंट हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मुझे इस दुनिया का ही साइड लेना होगा। इस पर अपोस्टल पाक डोजिन कहता है कि मेरी बातों को घुमाओ मत, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम उस टाइम सामने क्यों नहीं आई जब ली मिंगसंग जिंदा था। आरसा यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है कि यार लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो छोटे छोटे बातों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं किसकी साइड लूंगी। आरसा कहती है ऑब्वियसली मुझे जिस तरफ फायदा होगा मैं उस तरफ ही रहूंगी। एंड फाइनली यहाँ पर रिवील हो जाता है कि आरसा भी एक मुनाक का डिसेंडेंट है, जस्ट लाइक संगिनू की ही तरह। एंड उसने डिसाइड कर लिया है कि वह मुनार्क ऑफ शैडो के डिसेंडेंट यानी कि संगसुओं के साथ मिलकर काम नहीं करने वाली है। एंड इसका रीजन तुम लोगों को पता है कि सोलो लेवलिंग के अंदर जो इंसेक्ट मुनार्क था, मुनार्क ऑफ प्लेगस यानी कुरेसा, उसको संगिनू ने मार दिया था, तो वह इस टाइम उसका ही बदला लेने वाली है आरसा, जिस वजह से वह सुओ के साथ मिलकर काम नहीं करने वाली। खैर आगे अपोस्टल पाक डोजिन आरसा से पूछता है क्या तुम्हारे पास भी सुओ की तरह अजीबोगरीब पावर है। इस पर आरसा कहती है कि अगर तुम शैडो अथॉरिटी की बात कर रहे हो तो नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरे पावर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आरसा यहाँ पर मुस्कुराकर अपनी पावर दिखाती है एंड हम लोग देखते हैं कि लिटरली अपोस्टल के बिलीवर ने जिस डंजन मास्टर को यहाँ पर हरा दिया था वो यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है। आरसा उसे कंट्रोल कर रही थी। आगे हम लोग देखते हैं कि यह मरा हुआ मॉन्स्टर फुल रेज में आ जाता है। वहाँ पर आरसा कहती है मैं प्लेगस मोनार्स की डिसेंडेंट हूँ तो मैं ऐसी चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर आरसा कहती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। सो आगे हमने अपने फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन कर लिया तो इससे हम दोनों को ही बेनिफिट होगा। यह सब सुनकर अपोस्टल पाक डोजिन तो यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है एंड आई थिंक उसे भी समझ में आ गया होता है कि आरसा के पास भी कुछ जबरदस्त पावर है। आगे हम लोग देखते हैं कि आरसा गेट ओपन करके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने हाइड आउट में वापस चली जाती है, जहाँ पर हम कुछ नए कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि आरसा की तरफ ही होते हैं। हम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची लड़की को देखते हैं जो आरसा से पूछती है कि इत्रेम्स के अपोस्टल के साथ आपकी नेविगेशन कैसी रही। इस पर आरसा कहती है कि हाँ उसने कहा है कि वह हमारी मदद करेगा। इस पर तो यह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है मैं जानती थी आरसा आप यह कर लोगी। आरसा के साथ यहाँ पर एक लड़का था जिसका आइडेंटिटी तो अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन यह छोटी सी लड़की जिसका नाम है पिया। और फिर आरसा अपने मन में सोचती है कि पाक डोजिन अपोस्टल ऑफ द इट्रेम्स उसने मुझे जो भी सवाल किए इस दुनिया के बारे में मैंने उन सवालों का जवाब दे दिया है और वह हमसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी हो गया है, जो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान था। हालांकि आरसा को भी खुद पता है कि इत्रेम्स के अपोस्टल का जो प्लान है उसके बीच में शैडो मोनार्क जरूर आएगा, बट इससे आरसा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आरसा के पास भी सिस्टम का एक्सेस होता है जस्ट लाइक संगसुहो की तरह ही। मतलब तुम लोग समझ सकते संगजिनू के बनाए हुए सिस्टम पर कुछ तो ग्लिच हुआ है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आरसा भी सुहो की तरह ही जो मोनार्क का डिसेंडेंट है उन सभी को एक साथ गैदर कर रही है। मतलब उसके साथ जो है लड़का है और ये छोटी सी लड़की भी है, यह किसी न किसी मोनार्क का डिसेंडेंट ही है। और मेरे को ना यह छोटी लड़की को देखकर लग रहा है कि यह आइस मोनार्क का डिसेंडेंट है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड आप लोगों को पता ही है कि सुहो को पहले से ही टास्क मिला हुआ है कि सभी 9 मोनार्क के डिसेंडेंट को कलेक्ट करना होगा। जो भी हो सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग देखते हैं एक बंदे को, और इस बंदे का नाम है ली यूनसक। एंड यह बंदा अभी अभी एस रैंक के हंटर के तौर पर रीअवेकन हुआ है। एंड आप लोग अगर सोलो लेवलिंग का फैन हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह ली सोलो लेवलिंग के अंदर एक हीलर हुआ करता था जो बेक्यूनो का काफी अच्छा दोस्त भी था, और जेजू आइलैंड के अंदर यह बेरू के द्वारा मारा गया था और सुगो ने इसे थोड़ी देर के लिए अपने शैडो में शामिल करके चाहिन को बचाया था। खैर अभी यहाँ पर यह बंदे आए थे फेम गिल्ड से ली को रिक्रूट करने के लिए। यह लोग बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हैं ली को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए, लेकिन स्टिल ली इनको मना कर देता
है और यह लोग यहाँ पर ली को एक ए रैंक के गेट के अंदर शामिल करने के लिए आए थे, पर स्टिल ली इन सभी को मना कर देता है। तो यह लोग ली से कहते हैं कि तुम एक एस रैंक के हंटर हो, फिर डर किस बात की है। ली इन सभी से कहता है कि सिचुएशन कैसे भी हो और मनाने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं यह जोखिम कभी भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसको हर रोज रात में नाइटमेयर आता था कि कोई मैजिक बीस्ट इसे खा रहा है। यह सब सुन के इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इनसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यह नेविगेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती एंड यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बट जब यह लोग यहाँ से नीचे जा रहे थे तो यहाँ पर एक बंदा ऊपर आ रहा था एंड यह कोई और नहीं बल्कि त्रिम्स का पोस्टल पाक डोजिन होता है। आगे त्रिम्स का पोस्टल पाक डोजिन ली के बिल्डिंग में आ जाता है और ली इसे देखकर ही पहचान गया था कि यह ग्रीम रिपर गिल्ड का वही एस रैंक हंटर है। सो ली से कहता भी है कि मैंने सुना है कि ग्रीम रिपर गिल्ड का जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तो बिना बताए तुम किसी के भी ऑफिस में कैसे घुस सकते हो। इस पर पोस्टल पाक डोजिन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर एस रैंक हंटर है जो मैजिक बीस्ट के सामने जाने पर भी डरता है। यह सुनकर ली थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वह कहता है क्या तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, तो निकल इधर से। और फिर ली अपना पावर अनलीज करता है और वह कहता है अगर एक भी कदम तूने मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा, तो मैं तुझे सजेस्ट करता हूँ कि तुम मुझसे डिस्टेंस बनाकर रख। बट हम लोग देखते हैं कि यह पोस्टर पाक डोजिन सीधा जाके इसके सर पर वही मॉडिफाइड स्टार फ्रेगमेंट को घुसा देता है और वह कहता है डोंट वरी ली, अब से तेरा अपोनेंट कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं होगा, तो तुझे डरने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आ गया पोस्टर पाक डोजिन सुहो और आरसा को याद करते हुए अपने मन में कहता है मुनाक ऑफ शैडो का डिसेंडेंट संग सुहो। और दूसरी तरफ एक नया मुनाक का डिसेंडेंट आया है जो शैडो मुनाक के डिसेंडेंट का एनिमी है और यह न्यू अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल की वजह से सिचुएशन काफी हद तक बदल चुका है। मतलब इस टाइम पर अपोस्टल को मजा आ रहा था। वह आगे यह भी कहता है कि यह लोग बाहरी दुनिया के इन्वेडर के अटैक में इतने ज्यादा फोकस है कि इन्हें दिखाई नहीं देता कि इनके ही दुनिया के अंदर काफी सारे क्रैक्स हैं। लेकिन अपोस्टल पाक डोजिन कहता है कि अब से मैं उन सभी दरारों को भरूंगा मेरे अच्छे कामों के लिए। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लाइट नंबर 472 का जो कैप्टन है वह इस कंट्रोल रूम के साथ अभी कनेक्ट होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारा प्लेन अभी साउथ कोरिया एयरपेस के ठीक ऊपर है, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जिस एटीट्यूड पर हम लोग अभी उड़ रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी इस टाइम पर स्नोफॉल हो सकता है? इस पर कंट्रोल रूम वाला बंदा कहता है कि ऑब्वियसली नहीं, स्नोफॉल होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि आप लोग का जो फ्लाइट है वो अभी क्लाउड्स के ऊपर से उड़ रहा है, मतलब कि बादलों से ऊपर उनका फ्लाइट उड़ रहा होता है, तो वहाँ पर स्नोफॉल कैसे हो सकता है? इस पर फ्लाइट का कैप्टन भी कहता है हाँ यह कॉमन सेंस है, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि अभी हमारे ऊपर आसमान में एक गेट ओपन हो चुका है एंड हम लोग देखते हैं कि आसमान में एक सीरियसली काफी बड़ा एस रैंक का गेट ओपन हो चुका था, जो सुनकर कंट्रोल रूम के सभी मेंबर्स पैनिक हो जाते हैं। आगे फ्लाइट का कैप्टन कहता है कि इस गेट के आसपास एक स्टॉर्म गैदर हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्लेन यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। यह कहने के बाद ही फ्लाइट कैप्टन के साथ कंट्रोल रूम का कनेक्शन टूट जाता है और कंट्रोल रूम में सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक्ड में चले जाते हैं। जो भी हो सीन यहाँ पर कट होता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सुहो काफी सारे अलग अलग डंजन में जाकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है एंड यहाँ पर बंदा सभी मॉन्स्टर को हरा देता है एंड यह डंजन क्लियर करने के बाद सुहो कहता है कि यार मैं फिर से ग्रिड का स्किल यूज करना भूल गया। मतलब सुहो हर बार जब भी डंजन क्लियर करने जाता है तो वह ग्रिड का स्किल यूज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड तो होता है, लेकिन वह स्किल यूज नहीं कर पाता, वह भूल जाता है इसके बारे में। एंड आप लोगों को पता तो होगा ही कि ग्रिड नया नया सुहो के शैडो सोल्जर में शामिल हुआ है और ग्रिड का यह शैडो आइटम इक्विप करने के बाद सुहो का माना स्टेट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। खैर जो भी हो, यहाँ पर एसेंस स्टोन्स का माइनिंग भी होता है, उसका भी काम कंप्लीट हो जाता है और सुहो यहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर सुहो अपने मन में कहता है कि जो मेरा शैडो सोल्जर है वो एक दिन तक ही टिकता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे शैडो सोल्जर को मैं शैडो आइटम में ट्रांसफॉर्म कर दूं, इससे
उससे यह होगा कि सभी आइटम्स का ओनरशिप सुहो के पास चला जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं सुहो का जो शैडो स्टोर आइटम काउंट होता है वो कम्प्लीटली भर चुका होता है। तो इस टाइम पर सुहो सोचता है कि जो लो क्रिएशन का आइटम है मैं उन सभी को रिलीज कर देता हूँ और कुछ न्यू आइटम्स को रिक्रूट करता हूँ यहाँ के शैडो सोल्जर्स को यूज करके। और आगे सुहो अपने ऑरा को रिलीज करता है एंड अपने शैडो क्रिएशन स्किल को लेवल अप कर लेता है और इससे सुहो जो भी आइटम बनाएगा वो पिछली बार से काफी ज्यादा हार्ड ग्रेड पर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुहो अपने सभी गॉब्लिन शैडोज को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बंदा यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वेपन्स को क्रिएट करता है। सुहो इस वेपन की तरफ देखते हुए कहता है कि शैडो क्रिएशन का लेवल अप होने के बाद इस बार मुझे काफी हाई रैंक का आइटम मिला है और अब से मुझे लो रैंक के आइटम भी कम मिलेंगे। लेकिन जो भी हो सुहो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे एक हीरोइक ग्रेड का आइटम मिले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बंदे को यहाँ पर एक हीरोइक ग्रेड का एक आइटम भी मिला है जो कि है गॉन्टलेट। बट कुछ ही टाइम पहले सुहो ने वांग डोक्सू को मारकर उसके शैडो को एक गॉन्टलेट में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस टाइम पर सुहो को एक न्यू गॉन्टलेट की कोई भी जरूरत नहीं थी। ऊपर से इस हीरोइक ग्रेड गॉन्टलेट का जो आउटलुक है वो ग्रिड की तरह ही होता है, वह इसको चेंज भी नहीं कर सकता। और फिर आगे सुहो ग्रिड के गॉन्टलेट के साथ इस गॉन्टलेट को कंपेयर करके देखता है एंड बंदा देखता है कि इस नए वाले गॉन्टलेट से उसका बूस्ट काफी ज्यादा है। तो अभी के लिए सुहो इसे इक्विप नहीं करता, सिर्फ इसे स्टोर करके रख देता है। इसके बाद सुहो इस फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाता है और बंदा अपने मन में सोचता है कि हंटर एसोसिएशन की वजह से मैं इतने सारे फील्ड टाइप डंजन क्लियर कर पाया, लेकिन मुझे अभी तक इन सभी डंजन में एक भी स्टार डस्ट फैक्ट्री का साइन नहीं मिला। सुहो कहता भी है क्या मेरे एनिमीज मेरी एक्शन लेने से पहले ही मेरे एक्शन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि यह बंदा सुहो से कहता है थैंक यू हंटर संग सुहो, आपकी वजह से और एक फील्ड टाइप डंजन क्लियर हो चुका है। बट बात खत्म होने से पहले ही हंटर एसोसिएशन से एक इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि सभी हंटर्स को इमीडिएटली हंटर एसोसिएशन में आना होगा। तो सुहो तुरंत वहाँ पर चला जाता है एंड इसके बाद सीन हंटर एसोसिएशन में शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी मेजर गिल्ड के लीडर यहाँ पर आए थे एंड हम लोग यहाँ पर एक बंदे को भी देखते हैं जिसका नाम है पाक। और यहाँ पर सभी बैठे हुए एस रैंक हंटर के बीच में यह बंदा एक ए रैंक का हंटर है। खैर आगे बेक यूनो बोलता है कि शायद तुम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एकजुट क्यों हुए हैं। जोई चंग कहता है कि हाँ सभी लोगों को पता है कि हाल ही में कोरिया के आसमान में एक गेट अपीयर हुआ है। वहाँ पर लिम तैगू कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर यह डिसाइड करने के लिए आए हैं कि उस गेट का ओनरशिप किसके पास होगा। बट तभी यह फेम गिल्ड का एस रैंक का हंटर बोलता है कि ऑब्वियसली यह फेम गिल्ड के ओनरशिप में होगा। और फिर वह हंटर लिम तैगू से कहता है कि कोच लिम तैगू, मैंने सुना है कि आपने एक एस रैंक के हंटर ली यूनसु को रिक्रूट किया है। हाल ही में हमने तो उससे अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए भी काफी हार्ड ट्राई किया था, लेकिन उसने हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया। पर आपने यह कैसे कर लिया। इस पर लिम तैगू कहता है कि यार इसका क्रेडिट मुझ पर नहीं जाता, यह जाता है पाक डोजिन को, उसने ही उसे रिक्रूट किया है। एंड गाइज आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देख लिया होगा कि पाक डोजिन ने ली को अपने गिल्ड में कैसे रिक्रूट करा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड मारडोग तो तुरंत सुहो के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि कोच संग सुहो, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इस पर सुहो कहता है कि यार मैं कोई कोच वगैरह नहीं हूँ। एंड इसके बाद यह दोनों हंटर ही सुहो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप कोई भी गिल्ड में नहीं हैं। तो एक बंदा कहता है कि आप मेरे फेम गिल्ड के अंदर आ जाओ और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं आप हमारे नाइट गिल्ड में आ जाओ। इस पर सुहो इन दोनों को ही थैंक्स कर मना कर देता है और वह कहता है कि मुझे अभी किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होने का कोई भी प्लान नहीं है। इसे देखकर हंटर चोई जंग अपने मन में कहता है कि चलो तुमने एक और गिल्ड को मना कर दिया। खैर जो भी हो सुहो यहाँ पर मीटिंग में बैठ जाता है और हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन वो जिंचुल भी यहाँ पर आ जाता है। चेयरमैन वो जिंचुल को देखकर हंटर मार्कडोग कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, क्या आपका पेट खराब था। इस पर चेयरमैन वो जिंचुल कहता है कि सॉरी हमें डाटा ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा समय लग गया। और फिर आगे चेयरमैन वो जिंचुल बताता है कि हंटर एसोसिएशन के बुलाने पर आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और शायद से आप लोग जानते होंगे कि कल साउथ कोरिया के आसमान पर एक गेट अपीयर हुआ
है। एक पैसेंजर प्लेन ने उसे सबसे पहले स्पॉट आउट किया था, लेकिन वो पैसेंजर प्लेन उस गेट के सराउंडिंग जो मैजिक था उसके अंदर आ गया और वो प्लेन बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो गया और सब लोग वहाँ के मारे गए। चेयरमैन वो जिनचुल कहता है कि हमने यहाँ के कुछ ए रैंक के हंटर को भेजा था उस गेट के मैजिक को मेजर करने के लिए कि वह गेट कौन से लेवल का है, लेकिन हमें पता चला कि यह गेट ए रैंक से भी ऊपर का है। और फिर चेयरमैन वो जिनचुल सीधा सीधा कह देता है कि हमने इस गेट को क्लासिफाइड किया है कि यह गेट एक एस रैंक का गेट है। यह सुन के तो यहाँ पर सबकी फटके चार हो चुकी थी। वो भी यह सुनकर काफी हैरान था क्योंकि ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद यह पहला एस रैंक का गेट है जो साउथ कोरिया में अपीयर हुआ है। हम लोग देखते हैं सभी एस रैंक हंटर चोई जंग लिम तैगू यहाँ पर डर के मारे कांप रहे थे। चोई जंग कहता है कि जिसका डर हमें सबसे ज्यादा था वही हुआ और गाइस ये लोग यहाँ पर इसलिए डरे थे क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो पहला एस रैंक गेट को हैंडल किया था उसकी मेमोरीज काफी ज्यादा बुरी थी। मतलब वो बेरू वाला ही गेट था जो हमने सीजन 2 में देखा था एंड इसलिए सभी एस रैंक हंटर तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे थे। सुहो इन्हें देखकर अपने मन में कहने लगता है कि पास्ट वर्ल्ड में इन्होंने एक एस रैंक गेट का सामना किया था पर इनके शक्ल को देखकर यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या एस रैंक का गेट इतना ज्यादा डेंजरस है? अब देखो सुहो ने इससे पहले कोई भी एस रैंक गेट का सामना नहीं किया है तो बंदा यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो शायद हम इस गेट को हैंडल कर सके। बट तभी साइड से बेरू निकलकर कहता है कि यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बेरू यह भी कहता है कि अगर हम सभी लोग उस डंजन के अंदर जाते हैं फिर भी हम उस गेट का कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे, हम बस उस डंजन के बॉस का खाना बनकर रह जाएंगे। वहीं बेरू को देखकर एस रैंक हंटर मारडोंग कहता है कि तो वह बात सही थी कि हंटर संगसुहो एक बीस्ट को समन कर सकता है पर मुझे यह नहीं पता चल रहा कि इसे देखकर मैं इतना कांप क्यों रहा हूँ। पर गाइस ऐसा इसलिए शायद बेरू को देखकर मारडोंग को अपने प्रीवियस वर्ल्ड के कुछ बातें याद आ रहे होंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पर वो बेरू के सर पर एक चांटा मारकर कहता है कि तुम सबको डराओ मत, तुम वापस जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट बेरू कहता है कि यंग मोनार्क मैं आपके यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक एस रैंक गेट के बारे में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता क्योंकि मैं प्रीवियस वर्ल्ड के एक एस रैंक गेट के बॉस रह चुका हूँ। और यहाँ पर बैठे सभी एस रैंक हंटर अपने प्रीवियस वर्ल्ड के जो एस रैंक डंजन बॉस से डर रहे थे वो कोई और नहीं नन अदर देन बेरू था। एंड इसी के साथ हम लोग बेरू का एक बेडेस्ट पैनल भी देखते हैं। तुम लोग ये बेरू का छोटा वाला फॉर्म देखकर अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेरू क्या ही चीज है। अगर बेरू अपने पर उतर आए तो बेरू किसी की भी बैंड बजा सकता है। खैर जो भी हो, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।